हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। जुलाई के करंट अफेयर्स हम इसमें निपटा देंगे, फिर हमारा सिर्फ नवंबर बचेगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। 12 सितंबर के बाद से आपको वहाँ पर करंट अफेयर्स देखने हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैप करेंगे। मैप में हम देखेंगे दिल्ली चलते हैं। सबसे पहले दिल्ली में क्या हुआ? इंटरनेशनल स्लैग रोड कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल इंडिया एआई समिट, 46वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन हुआ, आईआईटी दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव, और इंडिया का पहला संकिन म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है हुमायूंस टोम्ब में, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं एक बार देख लेते हैं। पहला इंटरनेशनल स्लैग रोड कॉन्फ्रेंस, फिर ग्लोबल इंडिया एआई समिट, 46वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन, आईआईटी दिल्ली का आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव, इंडिया का पहला संकिन म्यूजियम हुमायूं टोम्ब में बनाया गया, ठीक है। फिर थोड़ी सी नमक की कमी कहाँ पड़ी? ये हमारा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में सीएम सॉल्ट न्यूट्रिशन स्कीम शुरू कर दी गई, ठीक है। उसके बाद कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स, एग्री लीडरशिप अवार्ड्स, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ है पहले हम वो देख लेंगे। तो एक हमारे उत्तर प्रदेश में IISR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ का, इसको क्या अवार्ड मिला है? एग्री लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क के लिए IISR लखनऊ वाले को मिला है। उसके बाद बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर किसको मिला है? नागालैंड को मिला है। तीसरा है बेस्ट एग्री स्टेट अवार्ड, ये मिला है महाराष्ट्र को। तो 3 अवार्ड्स हो गए हमारे। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में लीडरशिप अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क के लिए IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च को। देन हॉर्टिकल्चर का किसको मिला है? नागालैंड को। देन महाराष्ट्र को क्या मिला है? बेस्ट एग्री स्टेट अवार्ड, ठीक है। ये ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। ओडिशा टोबैको कंट्रोल को मिला है WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, ठीक है। तो ये इसीलिए मिसिंग है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये वाला देख लो, गुलबेंकियन ह्यूमैनिटी प्राइज, ये किसको मिला है? AP यानी कि आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट, APCNF, इसको गुलबेंकियन ह्यूमैनिटी प्राइज मिला है, ठीक है। फिर हम चलते हैं महाराष्ट्र के जो ये प्राइजेस हैं, ये तो हमने एक तो देख ही लिया। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये बनेगा भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। यहाँ पर क्या बनेगी? इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। फिर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम और लड़का भाऊ स्कीम, ये दोनों कहाँ की हैं? ये दोनों महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब 2 चीज़ें हमें ऑडिट से संबंधित देखनी है। एक शिमला में क्या हुआ? चार्डविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज। एक ये है राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। देखो, अब शिमला और राजकोट 2 ऐसी जगह हैं जो करंट अफेयर्स में हम ज़्यादा नहीं देखते हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें ऑडिट से संबंधित हैं। राजकोट में क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस वाला ऑडिट के लिए कहाँ पर सेंटर बना है? राजकोट में। और ये जो चार्डविक हाउस है नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज, ये शिमला में है, ठीक है। देखो, अब ये ऑडिट से संबंधित है, तो अगर इसको पूछ लिया जाए किसने इसको किया था इनॉग्रेट, तो उस समय पर क्या GC मुर्मू थे, उन्होंने किया था, ठीक है। तो कई बार कुछ चीज़ें हमको रटनी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमें एग्जाम में ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर ऑप्शन से निकालनी होंगी, ठीक है। देन यहाँ पर ये हमारा जो राजस्थान पड़ता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। फरीदाबाद हरियाणा वाला में एशिया का पहला प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी शुरू की गई। एशिया की पहली है इसलिए देख लो, फरीदाबाद में फर्स्ट प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, ठीक है। फिर एक बार रिवाइज कर लें, दिल्ली चलें। दिल्ली में इंटरनेशनल स्लैग कॉन्फ्रेंस हुई, स्लैग रोड कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल इंडिया एआई समिट, 46वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन, IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव, इंडिया का पहला संकिन म्यूजियम हुमायूंस टॉम्ब, नमक की कमी उत्तराखंड में। ये एग्री अवार्ड्स कहाँ कहाँ मिले? पहले तो हमारे यूपी के इकार IISR लखनऊ को मिला आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए। हॉर्टिकल्चर वाला जो बेस्ट स्टेट है वो नागालैंड रहा, और बेस्ट एग्री स्टेट किसको मिला? महाराष्ट्र को, ठीक है। फिर AP कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट, इसको गुलबेकियन ह्यूमैनिटी प्राइज मिला। उसके बाद ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई वाला जो है, ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट बन रहा है। माझी लड़की बहन और लड़का भाऊ दोनों महाराष्ट्र की स्कीम्स हैं। फिर
ऑडिट वाली शिमला की एक न्यूज़ है, एक राजकोट की है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस एक राजकोट में है और चार्डविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज शिमला में है। फरीदाबाद हरियाणा एशिया का पहला प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान में भी शुरू की गई। ये हो गया, फिर आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा जुलाई। इसमें मनोला मार्केस ये जो है ये इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच बनाए गए हैं। किसके बनाए गए हैं? इंडियन फुटबॉल टीम के। और क्रिकेट के हेड कोच कौन है? गौतम गंभीर। ठीक है, तो गौतम गंभीर तो नाम से आप समझ जाएंगे ये इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बनाए गए हैं। और फुटबॉल के किसको बनाए गए हैं? मनोला। काफ़ी इनको मनाना पड़ा था, मनोला मार्किस। ठीक है, देन ये कॉस्पर अवार्ड है 2024 के। इसमें 2 अवार्ड्स दिए गए हैं बेसिकली। एक अवार्ड का नाम है विक्रम साराभाई मेडल जो दिया गया है अनिल भारद्वाज को। एक अवार्ड है हैरी मेसी अवार्ड, ये दिया गया है प्रहलाद अग्रवाल को। ठीक है, तो कॉस्पर अवार्ड में 2 अवार्ड्स हैं। विक्रम साराभाई किसको दिया गया है? अनिल भारद्वाज को। और हैरी मेसी किसको दिया गया है? प्रहलाद अग्रवाल को। ठीक है, फिर FATF की नई जो प्रेसिडेंट बनी है इनका नाम क्या है? एलिजा डी एंडा मैडरोजा। ठीक है, तो FATF की ये कौन है? FATF की जो नई बनी है इनका नाम क्या है? एलिसा डी एंडा मैडरोजा। ठीक है, तो अजीब सा नाम है, 1-2 बार देख लो तो ये पता चल जाएगा। FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्थापना इसकी कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। ठीक है, G7 के देशों ने बनाया था बेसिकली इसको। मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट को फाइनेंस किया जाता है ये सब चीज़ों को रोकने के लिए ये एक वॉच डॉग है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी लिस्ट विस्ट भी होती हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ चर्चा में नहीं है तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। फिलहाल ये देख लो, इसकी ये FATF की जो प्रेसिडेंट है कौन बनी है? एलिजा डी एंडा मैडरोजा। उसके बाद देखिए, तो ये कीर स्टामर जो है ये UK के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेबर पार्टी के हैं। ऋषि सुनक को हरा दिए थे और फिर ये बन गए। रेचल रीव्स, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, ये फॉरेन नहीं होगा, फाइनेंस होगा। ठीक है, तो ये UK की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, इसको सही कर लीजिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर बनी है रेचल रीव्स। क्या नाम है? रेचल रीव्स वहाँ की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ पर एंजेला रेनर कर हैं, एंजेला। ठीक है, एंजल से याद रख लेना, इसमें ए लगा दिया। एंजेला रेनर जो है ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं UK की। ठीक है, और इसके साथ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सारी कैबिनेट हमको देखनी नहीं है। एक कैबिनेट में इनके वो हैं डेविड लामी, वो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो गए, 1-2 बस, ज़्यादा हमें नहीं देखना। तो फिलहाल एंजेला और रेचल रीव्स का नाम याद रखना। एंजेला जो है ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है और रेचल रीव्स कौन है? ये पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया शिव शंकरी को कौन सा मिला है अवार्ड? डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल अवार्ड। शिव शंकरी तमिल उसके लिए काम के लिए, तमिल लैंग्वेज में इन्होंने काम किया है, इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इसको रट लो बस, C नारायण रेड्डी, शिव शंकरी नारायण रेड्डी नेशनल अवार्ड मिला है। सोपना कलिंगल को मिला है स्पाइस अवार्ड। तो सोपना से स्पाइस से रिलेट कर सोपना कलिंगल स्पाइस अवार्ड। फिर पेरिस ओलंपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, वो कर लेते हैं। इसमें गगन नारंग जो थे ये शेफ डी मिशन थे। ठीक है, तो शेफ डी मिशन किसको नियुक्त किया गया था? गगन नारंग को। उसके बाद ये जो है अभिनव बिंद्रा आप लोग ऑलरेडी इनको पता होगा, आप लोगों को इनके बारे में, शूटिंग में ये जीत चुके हैं गोल्ड मेडल। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है। नीता अंबानी वही जिन्होंने इंडिया हाउस इनॉग्रेट किया था, इनको री इलेक्ट किया गया है IOC के मेंबर के रूप में। देखो, जिसको कभी भी जिसका री इलेक्शन होता है उसके पूछे जाने की चांसेस कम होती है। कोई एक्टिंग या एडिशनल नियुक्त होता है तो उसके पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, उन लोगों को नहीं पूछेंगे क्योंकि उनमें जल्द ही कोई फिर से चेंज होकर नया अपॉइंटमेंट आ जाएगा। और री इलेक्टेड वालों में आपको पहले से पता होता है, इसलिए नहीं पूछते। और ये इंडिया के ये शेफ या जो भी बोलेंगे, चीफ डी मिशन जो है ये कौन हुए हैं? चुने गए गगन नारंग को। ठीक है, और नीता अंबानी री इलेक्ट हो गई हैं। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है इनको।
और पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ होंगे? 2025 में होंगे सऊदी अरेबिया में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ होंगे? सऊदी अरेबिया में होंगे। उसके बाद विश्वनाथ आनंद चेस प्लेयर हैं जो, इनको 10वां लियोन मास्टर्स टाइटल दिया गया है। विश्वनाथ आनंद को 10वां लियोन मास्टर्स टाइटल दिया गया है। 75वीं नाटो समिट कहाँ हुई थी? हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वॉशिंगटन डीसी में। एक दो पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। जैसे ये 1949 में नाटो स्थापित हुआ था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 32 मेंबर्स हैं इसमें। और 2025 में इसकी समिट कहाँ होगी? 2025 वाली समिट होगी हमारी हेग नीदरलैंड्स में। कहाँ होगी? हेग नीदरलैंड्स में। इसमें एक चीज़ मैंने देखी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी। नाटो पार्टनर्स इन इंडो पैसिफिक, इनको IP4 के नाम से जाना जाता है, इंडो पैसिफिक 4 के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन है? इसमें एक तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अड़ोसी पड़ोसी, फिर जापान, साउथ कोरिया अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, तो इनका ध्यान रख लेना, ये हमको पता होने चाहिए। नाटो के IP4 आ गया नाटो से संबंधित, तो हमको शायद हम कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ये IP4 याद रख लेना। इंडो पैसिफिक की बात हो रही है तो वहीं के मेंबर्स होंगे, राइट। उसके बाद ये नाटो में जो ये 32 मेंबर्स हैं, ये पता है कौन कौन है? क्योंकि मेंबर्स में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। रिसेंटली एडेड मेंबर कौन है? तो रिसेंट में कौन है? फिनलैंड और स्वीडन जो है वो ऐड हुए थे। और फिनलैंड और स्वीडन में जो ऐड हुए हैं उसमें स्वीडन हमारा सबसे आखिरी का था। ठीक है, उसके बाद ये यूरोपियन काउंसिल के चुने गए हैं प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन काउंसिल के एंटोनियो कोस्टा। अब ये महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक। देखो, हमने जब पहले करंट अफेयर्स किए थे जनवरी से जून वाले, तो उसमें हमने उत्तराखंड की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी देखी थी, अगर आप लोगों को किसी को याद आ रहा हो तो। उनका नाम जहाँ तक राधा रानी टाइप से कुछ था। ठीक है, तो पहली महिला कहीं की चीफ सेक्रेटरी बनती हैं तो हम उनको देख लेते हैं। तो ये महाराष्ट्र की बनी है सुजाता, और वो उनका नाम क्या था? कुछ रानी, राधा रानी टाइप का था। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कुल मिलाकर टिक हो जाना चाहिए। उसके बाद इंडिया ताइवान के बीच में पहला बायलैटरल एग्रीमेंट जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का हुआ है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का किसके साथ हुआ है? ताइवान के साथ। ठीक है, देन उसके बाद ये अटल इनोवेशन मिशन जो ये नीति आयोग का है, ये और वीपो, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर क्या किया है? प्रमोट करेंगे इनोवेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में ये दोनों लोग मिलकर अटल इनोवेशन मिशन और ये वीपो के साथ मिलकर करेंगे। वीपो है क्या? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ में बढ़ावा देंगे। उसके बाद नाटो के जनरल सेक्रेटरी किसको चुना गया है? मार्क रूट को। ठीक है, तो रूट है ना कोई नाटो से, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो ऐसे करके याद रख लेना, आ नहीं गए हैं, आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी जनरल डच PM थे फॉर्मर। तो अब ये डच PM मार्क रूट यहाँ पर आ गए, तो अब डच PM नए कौन बने हैं? नीदरलैंड्स डच एक ही है, तो ये डिक शूफ। ठीक है, तो डिक शूफ नीदरलैंड्स के हो गए। प्रधानमंत्री नेपाल के चौथी बार बने हैं KP शर्मा ओली। उसके बाद भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? विक्रम मिस्री। देन जो ये यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी है, इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी जो मुंबई में है, इसके वाइस चांसलर कौन है? सिमोन मैक। देखिए, कुछ करंट अफेयर्स हमारे रिपीटेड हैं तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। BN गंगाधर, इनको नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। BN गंगाधर को क्या बनाया गया है? नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरपर्सन। मनोज K सिंह, ये क्या बने हैं? चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज K सिंह बने। देन पहली महिला ऑफिसर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स, ये कौन बनी है? कैप्टन सुप्रीता याद रख लेना, मैसूर की है। तो पहली महिला ऑफिसर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स कौन है? कैप्टन सुप्रीता। ठीक है, तो अब इनको रिवाइज कर लें ऊपर से। ये मनोला फुटबॉल टीम के, गौतम गंभीर क्रिकेट के, प्रहलाद अग्रवाल को हैरी मेसी अवार्ड, और विक्रम साराभाई अनिल भारद्वाज को। एलिसा को क्या मिला है? FATF का बनाया गया है। एलिसा D को FATF का प्रेसिडेंट बनाया गया है। कीर स्टारमर लेबर पार्टी के हैं, UK PM बन गए हैं, ये बन गई हैं फाइनेंस मिनिस्टर रेचल रीव्स। ठीक है, शिव शंकरी तमिल C नारायण रेड्डी नेशनल अवार्ड, सोपना को स्पाइस अवार्ड, पेरिस ओलंपिक्स में 2-3 जो अवार्ड मिले हैं। गगन नारंग शेफ D मिशन, नीता अंबानी IOC की मेंबर, अभिनव बिंद्रा
ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स कहाँ आयोजित होंगे 2025 में? सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया को ओलंपिक में ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने ई स्पोर्ट्स अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कर दिए। विश्वनाथ आनंद 10वां लियोन मास्टर्स टाइटल। 75वां नाटो समिट वॉशिंगटन DC, 32 मेंबर्स, 32वां हमारा कौन सा है? स्वीडन। 25 की समिट हेग नीदरलैंड्स में होगी। नाटो IP4 में कौन आएगा? नाटो के पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया। देन एंटोनियो कोस्टा कौन बने हैं? यूरोपियन काउंसिल के। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की हैं। इंडिया ताइवान के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर बायलेटरल अग्रीमेंट। एम, नीति आयोग और वीपो दोनों क्या करेंगे? ग्लोबल साउथ में बढ़ावा करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इनोवेशन को प्रमोट करके। मार्क रूटना नाटो से संबंधित है। फिर डच के PM नीदरलैंड्स के कौन बने हैं? डिक शूफ। नेपाल के KP शर्मा ओली। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। सिमोन मैक ये वाइस चांसलर बने हैं यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के, इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी जो मुंबई में स्थापित होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गंगाधर क्या बने हैं? BN गंगाधर, ये नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन बने हैं। यूपी के चीफ सेक्रेटरी कौन है? मनोज सिंह। कैप्टन सुप्रीता ये पहली महिला ऑफिसर बनी है आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स में। फिर देख लेते हैं मिस AI का किसको मिला है? केंजा लेली को। ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है मोरक्को से। तो मिस AI कौन बनी है? केंजा लेली, मोरक्को की। कहाँ की? केंजा लेली, मोरक्को। पेन पेंटर प्राइज किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है। ये पहली भारतीय है जिनको ये प्राइज मिला है। गांधी मंडेला अवार्ड 2 लोगों को मिला है, एक रिगोबर्टा मेंचूटुम और दूसरा विक्टर गोंजालेस टोमस। ठीक है, तो ये दोनों लोग ही कहाँ के हैं? ये ग्वाटेमाला और मेक्सिको। ये हमारा पड़ता है जाकर साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये समझ लो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका उधर चले गए। ये ना गांधी का एशिया है ना मंडेला का अफ्रीका, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर दे दिए ये। एक तो किसको दिए हैं? रिगोबेर्टा मेंचू को दिए हैं और दूसरा विक्टर को दिए हैं। रिगोबेर्टा और विक्टर, और दोनों ये रिगोबेर्टा जो है ये ग्वाटेमाला के हैं और विक्टर मेक्सिको के हैं। ठीक है, देन एक गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। देखो अब ये गोल्डन सैंड मास्टर नहीं भी पता है तो भी टिक कर सकते हो, सुदर्शन पटनायक का नाम जरूर सुना होगा। सैंड मास्टर हैं, ठीक है, मतलब सैंड से चीज़ों को बनाते रहते हैं। उसके बाद ये कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्लाइमेट अवार्ड, ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम को मिला है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रिलायंस जियो को मिला है। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किसको दिया गया है? पुरुषोत्तम अग्रवाल को। तो जो पुरुषों में उत्तम है उन्हीं की भाषा जो है बहुत अच्छी होगी, तो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरुषोत्तम को दिया गया है। उसके बाद बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च है कहाँ? तो ये हमारा केरला में। ठीक है, देन साहित्य अकादमी के अवार्ड्स पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये भाषा सम्मान तो हमने देख लिया, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम को दिया गया है, उन्हीं की भाषा सबसे अच्छी होगी। अब ये वाले थोड़ा सा मेरे साथ देखो, याद होगा। एक ये वाले युवा हैं और ये चिल्ड्रंस हैं। तो युवा पुरस्कारों में हिंदी में किसको मिला है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, गौरव पांडे ने लिखी है। इंग्लिश में लिखी है होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, ये लिखी है वैशाली ने। उर्दू में लिखी है स्टेपनी, जावेद अंबर मिसबानी ने। ठीक है, उसके बाद अभी लर्न करेंगे। फिर ये चिल्ड्रंस के लिए हिंदी का 51 बाल कहानियाँ देवेंद्र ने लिखी हैं। इंग्लिश की द ब्लू हॉर्स एंड अदर नंदिनी सेन गुप्ता की है। संस्कृत की ये है बुभुक्षिता, और उसके बाद ये काका हर्षदेव माधव की है। उर्दू की है बर्फ का देश अंटार्कटिका, ये है शमसुल इस्लाम की। ठीक है, अब चलो अब इसको लर्न करते हैं। देखो, तो युवा जो साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार हैं, इसमें युवा की अगर बात हो रही है तो युवा या तो अपनी स्मृतियों में है, या तो वो कहीं का नहीं है, होमलेस है, या फिर वो किसी की ज़िंदगी का स्टेपनी बना हुआ है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 किताबें हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू की। स्मृतियों के बीच घिरा है, या तो हिंदी की हो गई, होमलेस हो गई, ये वाली इंग्लिश की, और उर्दू की हो गई। अब इसके राइटर्स इंपॉर्टेंट है। तो स्मृतियों के बीच गौरव पांडे, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। होमलेस कौन है? सबसे ज़्यादा लड़कियां, वैशाली। स्टेपनी उर्दू की है तो जावेद। ठीक है, तो ये नाम से लर्न हो जाएगा। उसके बाद अब ये बच्चों की अगर बात आती है तो बच्चों में
बाल कहानियाँ हिंदी की हो गई, ये देवेंद्र ने लिखी है, ठीक है। इंग्लिश की द ब्लू हॉर्स, ये नंदिनी ने लिखी है। नंदिनी अपने आप में छोटे बच्चे का नाम लगता है, या सोच लो कि किसी छोटे बच्चे का नाम है, तो देवेंद्र और नंदिनी हो गए, ठीक है। उसके बाद संस्कृत बुभुक्षिता, ये जो है ये हर्षदेव ने लिखी है, ठीक है। तो देवेंद्र, नंदिनी और हर्षदेव ने लिखी। उर्दू का बर्फ का देश अंटार्कटिका, तो ये बिल्कुल भी डिफरेंट सी किताब है, अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, तो शमसुल ने लिखी है, ठीक है। तो इनको एक बार फिर से देख लेना, इसके लिए ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लो। उसके बाद ये किताबें हैं कुछ जो हम देख लेते हैं। एक मनोज बाजपेयी की एक बायोग्राफी है, जो वाजपेयी की किताब पीयूष पांडे ने लिखी है। वेंकैया नायडू के ऊपर 2-3 किताबें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, उनसे पूछी जा सकती हैं। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस नागेश कुमार ने लिखी है। सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री वेंकैया नायडू, ये किसने लिखी है? IV सुब्बा राव ने लिखी है। उसके बाद महानेता, लाइफ एंड जर्नी ऑफ वेंकैया नायडू, ये लिखी है संजय किशोर ने, ठीक है। तो ये 3 किताबें हमारी वेंकैया नायडू की हैं। फिर से देखते हैं। सबसे पहले वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस की बात कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? नागेश कुमार कर रहे हैं। उसके बाद सेलिब्रेट कौन कर रहा है? सेलिब्रेट डॉक्टर साहब कर रहे हैं, सुब्बा राव, ठीक है। सेलिब्रेटिंग भारत, मिशन एंड मैसेज पूरा इतना नहीं लर्न करना है, वेंकैया नायडू की सेलिब्रेटिंग भारत, सुब्बा राव सेलिब्रेट कर रहे हैं। महानेता इनको किसने बताया है? जो खुद किशोर है वो दूसरे को महानेता बता रहे हैं, ठीक है। तो संजय किशोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किताब किसकी है? MB रविंद्रनाथ की है। रविंद्रनाथ की कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। पावर विद इन, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। अब अगेन नरेंद्र मोदी की इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने एक तरुण चुग की नरेंद्र मोदी से संबंधित किताब पिछली बार देखी थी, उसका नाम याद है आप लोगों को? बताइएगा ज़रा। ये जो है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये लिखी है बाला सुब्रमण्यम ने। किसने लिखी है? बाला सुब्रमण्यम ने। देन द प्रिजनर ऑफ भोपाल किसने लिखी है? टिम वॉकर। देन जमशेदजी टाटा, पावरफुल लर्निंग्स ऑफ फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ये लिखी है गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने। अभी एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगा। देन एक वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, हर चीज़ में 1-1 वाली जो स्कीम है, ये कौन लेकर आया है इसमें? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 की हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने शुरू करी है। 2 फेजेस नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोजेक्ट अस्मिता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। ऑगमेंटिंग स्टडी मटीरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो ये कुल मिलाकर अस्मिता किससे संबंधित है? एजुकेशन से। उसके बाद यूपी की गवर्नमेंट ने फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बनाने के लिए कहा है। कहाँ पर? माता टीला, जमनी और अर्जुन सागर डैम्स में, बुंदेलखंड में है। 160 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में कहाँ बना था? रिहंद डैम में बना था, 2019 की बात है ये, ठीक है। और ये कहाँ है? माता टीला, जमनी और अर्जुन सागर, बुंदेलखंड में। उसके बाद ये पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। इसमें योगी जी ने कुकरेल नदी के किनारे लखनऊ में पेड़ लगाया था, ठीक है। यहाँ पर मित्र वन भी स्थापित किए गए हैं। यूपी और नेपाल के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं सब में मित्र वन स्थापित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा इसमें प्लांटेशन पेड़ कहाँ लगाए गए? सोनभद्र में सर्वाधिक सैपलिंग्स यानी कि पौधारोपण हुआ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, वो देख लेते हैं। ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। उलन बटोर मंगोलिया में हुई, इंडिया, US और मंगोलिया की। देखो इंडिया और US की तो होती रहती हैं, अब ये उलन बटोर थोड़ा सा उड़ने से लग रहा है, उड़ने से कुछ रिलेट कर सकते हो, तो उलन बटोर कैपिटल मंगोलिया की है। तो अब ये इंडिया और US के साथ कर रहे थे तो ये उड़ने लगे कि भाई इंडिया और US हमारे साथ कर रहा है, तो उलन बटोर मंगोलिया में हुई और ये मंगोलिया इनका तीसरा पार्टनर भी है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है ये 2 वर्षों में एक बार होती है, ऑस्ट्रेलिया इसको करवाता है। मल्टीनेशनल है यानी कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। भारत ने किया, साथ में 20 और देशों ने किया, ठीक है। देन उसके बाद ये जो पिच ब्लैक है इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सरसाइज मैत्री, ये 13वीं एक्सरसाइज मैत्री एक्सरसाइज जो है ये थाईलैंड और इंडिया के बीच में हुई, ताक प्रोविंस थाईलैंड में, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडियन आर्मी और मंगोलिया के बीच में। तो एकदम पहले उड़ रहे थे, जब मंगोलिया के साथ किया इंडिया और US ने, उड़ते उड़ते फिर एकदम से क्या नोमैडिक हो गया,
खानाबदोश हो गया, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट इंडियन आर्मी और मंगोलिया की है। ये हुई कहाँ, ये उमरोई मेघालय में हुई, उमरोई मेघालय में। देन सेबिक्स 2 इंडियन नेवी का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है। तो सेबिक्स 2 क्या है, नेवी का है नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव। डीआरडीओ ने मेघ सूचक अभी लॉन्च किया है, जो मेघ सूचक नाम से समझ में आ रहा है कुछ वेदर को फोरकास्ट करेगा। ईएसए क्या है, ईएसए हो गया हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने अर्थ केयर सैटेलाइट लॉन्च की है। ये अर्थ केयर नाम से समझ में आ रहा है कुछ क्लाइमेट चेंज से होगा, तो ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ऊपर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो मिस एआई कौन हो गई, केंजा लेली, ठीक है, पहली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। वर्चुअल इन्फ्लुएंसर कहाँ से है, मोरक्को से। पेन पेंटर अरुंधति रॉय, पहली भारतीय। गांधी मंडेला रिगोबेर्टा मेंचू ग्वाटेमाला के, और विक्टर गोंजालेस मेक्सिको के। गोल्डन सैंड सुंदर्शन पटनायक। देन कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्लाइमेट अवार्ड रिलायंस जियो। साहित्य अकादमी भाषा पुरुषोत्तम। टेक्नोलॉजी अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। साहित्य अकादमी युवा और चिल्ड्रंस अकादमी के चिल्ड्रंस लिटरेचर के एक बार देख लेना, ऑलरेडी बहुत बार बता दिए। बुक्स देख लेते हैं। मनोज बाजपेयी जो है, इनकी पांडे जी ने किताब लिखी है। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। नागेश कुमार सेलिब्रेटिंग भारत। सुब्बा राव महानेता किसने बताया है, जो खुद किशोर है। कारगिल वॉर टर्निंग पॉइंट रविंद्रनाथ की है। पावर विद इन बाला सुब्रमण्यम की। प्रिजनर ऑफ भोपाल टिम वॉकर। देन जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट की किताब है। उसके बाद वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की है। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन किसने शुरू करी है, फैमिली और हेल्थ ही शुरू करेगा। अस्मिता किससे संबंधित है, एजुकेशन से। यूपी गवर्नमेंट ने कहाँ कहा है, माता टीला जमनी और अर्जुन सागर बांधों पर बुंदेलखंड के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात की है। और पहला कहाँ हुआ था, रिहंद डैम में लगा था। पेड़ लगाओ अभियान उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कुकरेल नदी के किनारे लखनऊ से शुरू किया। मित्र वन स्थापित किए गए हैं यूपी नेपाल बॉर्डर में, और सबसे ज़्यादा प्लांटेशन कहाँ हुआ, सोनभद्रा में। देन खान क्वेस्ट कहाँ है, ये एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया यूएस और मंगोलिया उड़ने लगा तो उलन बटोर में। फिर मंगोलिया के साथ भारत अलग से करता है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, उमरोई मेघालय में ये हुई। पिच ब्लैक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ 20 और देशों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। मैत्री किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई, कहाँ, ताक प्रोविंस थाईलैंड में, ठीक है। देन सेबिक्स 2 इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज नहीं है, इंडियन नेवी ने सबसे नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डेवलप किया। डीआरडीओ ने मेघ सूचक किया, और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अर्थ किया, ठीक है। अब ये आ जाते हैं, ये थोड़ा सा, वैसे तो हम रैंकिंग वाला अलग से मैं वीडियो दूंगी, आज ही कल में मिल जाएगा आपको। ये वाला देख लो, इंटरनेशनल स्टडी, इसमें क्या कहा गया है, मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन फॉर एक्सपैट्स, यानी कि या फिर इमिग्रेंट्स, तो जो लोग आते हैं उनके लिए सबसे अफोर्डेबल डेस्टिनेशन में कौन सा है, सबसे ऊपर वियतनाम है, ठीक है, और कोलंबिया दूसरे नंबर पे। 6वें स्थान पर हमारा भारत है। तो ये इनकी एक स्टडी के हिसाब से मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन इमिग्रेंट्स या फिर एक्सपैट्स के लिए क्या है, वीसी, ठीक है। तो लोग जब आते हैं कहीं जाते हैं तो अपना सीवी दिखाते हैं, ठीक है। तो सीवी का उल्टा हो गया, देश में जा रहे हैं तो वो वीसी हो गया। वियतनाम और कोलंबिया, ठीक है। 6 नंबर पर इंडिया आ गया। देन ग्लोबल जेनरेटिव एआई में सबसे टॉप पर कौन है, चाइना यूएस ही होगा, तो चाइना है यहाँ पर ग्लोबल जेनरेटिव एआई में। दूसरे में यूएस है, इंडिया हमारा 5वें नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का पहला इमोशनल रोबोट, ये कौन है, गंगुआ नंबर 1, ये नाम से ही समझ में आ रहा है चाइना का है, ठीक है। थोड़े से अब हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए, तो मेंस एशिया क्रिकेट 2025 का जो कप होगा, मेंस एशिया क्रिकेट कप जो होगा ये इंडिया में होगा। जो ये T20 याद होगा, T20 जो हुआ था ये वेस्ट इंडीज़ और यूएस में हुआ था, ठीक है। 13 साल बाद भारत इसमें जीता है, ठीक है, और दूसरी बार भारत जीता है। सेकंड कौन रहा, भारत ने हराया किसको था, साउथ अफ्रीका को। उसके बाद ये 9वां नंबर का था। इसके बाद हुआ क्या था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा सब लोगों ने कह दिया था कि हम इंटरनेशनल T20 से रिटायरमेंट ले रहे हैं। साथ में एक न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट थे, इन्होंने भी कहा हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये महिला एशिया कप T20 ये कहाँ हुआ, श्रीलंका में।
और इसमें जीता कौन? श्रीलंका। दूसरा कौन आया? भारत। भारत की कैप्टन कौन है? कैप्टन हरमनप्रीत कौर। देन एक कुश मैनी है, ये फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस में फर्स्ट आए, जीते, सबसे टॉप पर रहे, और ये हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स था। ठीक है, तो कुल मिलाकर हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में जीते कौन? कुश मैनी। ठीक है, तो हंगरी, कुश। उसके बाद शूटिंग में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ, इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? सबीरा हैरिस ने। किसने जीता? सबीरा हैरिस। तो इसको कुछ ऐसे लर्न कर लो, शूटिंग का है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, तो ये सब्र रखा इन्होंने, सबीरा। कोपा अमेरिका एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। फुटबॉल 2024 का अर्जेंटीना, कोपा अमेरिका है तो अमेरिकन ही देश होंगे इसमें, तो अर्जेंटीना टॉप पर रहा, कोलंबिया हमारा सेकंड पर रहा। ठीक है, देन एक ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम्स हुए थे 2024 के, तो ब्रिक्स की समिट वाली जगह कजान रशिया में 82 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ब्रिक्स में जीता कौन है? ये ब्रिक्स, तो पहले रशिया, दूसरा वाला बेलारूस, ये लेकिन बी यहाँ पर ब्राज़ील के लिए है, लेकिन यहाँ पर 82 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें रशिया, फिर बेलारूस और भारत हमारा इसमें 8वां आया। गोल्ड मेडल इसमें 3 लोगों ने जीता, एक बार बस नाम देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मीनाक्षी, अनामिका, अपर्णा, तो तीनों महिलाएं हैं, मीनाक्षी, अनामिका और अपर्णा। ठीक है, अब ये जो अगली चीज़ हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी वो हो सकती है लर्न करने वाली, इसलिए हम इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो ये क्या हो गया? इंटरनेशंस की स्टडी के हिसाब से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स के लिए कौन सी सही अफोर्डेबल जगह है? VC, वियतनाम, कोलंबिया और फिर इंडिया 6ठे नंबर पर। ग्लोबल जनरेटिव AI चाइना, US, 5वां इंडिया। ठीक है, इमोशनल रोबोट गुआंगन, ये चाइना का। मेन्स एशिया कप क्रिकेट कहाँ हुआ? होगा 2025 में इंडिया में। नवा T20 कहाँ हुआ? वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ और US में। 13 साल बाद इंडिया जीता, दूसरी बार जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर, इन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया। विमेन एशिया कप कहाँ हुआ था? श्रीलंका में, श्रीलंका ही फर्स्ट आया था, भारत दूसरे नंबर पर आया था। कुश हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीते थे। सब्र रखा, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज जीती। कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका देखो ये CA है, ये AC हो गया। ठीक है, कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना और कोलंबिया। ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ हुए? कजान में, रशिया, बेलारूस और 8वां इंडिया। मीनाक्षी, अनामिका और अपर्णा महिलाएं थी जिन्होंने जीते मेडल्स। देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है, अब 2 योजनाएं हैं, एक PM स्वनिधि देखेंगे हम, ठीक है, और दूसरी हमारी देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम DAYNULM से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों योजनाओं में स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो जो ये PM स्वनिधि वाले योजना के लिए दिए गए हैं, ये है प्रेज अवार्ड्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हमारा परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट अवार्ड। तो ये जो PM स्वनिधि थी, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, किससे संबंधित थी? ये स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट उपलब्ध कराने से संबंधित योजना है। ठीक है, तो इसको शुरू कब किया गया था, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये योजना शुरू की गई है हमारी, ईयर था इसका 1 जून 2020 से PM स्वनिधि योजना शुरू की गई है। तो अब इसी में प्रेज, इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है, इतना ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्ट्रीट वेंडर्स का। PM स्वनिधि के लिए प्रेज अवार्ड दिए गए। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि पहले आप एक पेज में देख पाएंगे हम करेंगे कितना। ठीक है, तो ये हमारे सारे अवार्ड्स हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं अभी समझ आ जाएगी। देखो, अभी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन लर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ऐसी चीज़ें पूछ लेता है और उसमें भी घुस कर नंबर पूछते हैं, तो हमको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स लोन परफॉर्मेंस में कौन सी हैं? लार्ज स्टेट्स में MP और आंध्र प्रदेश, स्मॉल स्टेट्स में लद्दाख और पुडुचेरी, हिली और नॉर्थ ईस्ट में असम, और स्पेशल अवार्ड दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमारा अब कहीं पर लोन परफॉर्मेंस तो ये यूपी कहीं दे नहीं पाया, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में क्या, इसी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में लोन परफॉर्मेंस के अंतर्गत एक कैटेगरी रखी गई, स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पहला महाराष्ट्र को, दूसरा यूपी को। तो इसके अंतर्गत यूपी को सेकंड प्राइज मिला है, बाकी कहीं पर यूपी नहीं है। फिर से प्राइस देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्टेट्स में पहले मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर स्मॉल स्टेट्स में लद्दाख और फिर पुडुचेरी। ठीक है, उसके बाद हिली और नॉर्थ ईस्ट में असम। फिर स्पेशल अवार्ड किसको दिए हैं? महाराष्ट्र को, फिर यूपी को।
ठीक है, पूरा देख लेते हैं फिर वापस आएंगे। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूट, ये तो हमारे लोन परफॉर्मेंस में स्टेट्स हो गए। इंस्टीट्यूशंस में हमारा कैनरा बैंक है, ठीक है, जो कैनरा बैंक है वो है। उसके बाद एक आता है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी ये ऊपर वाला किसमें था, इसीलिए मैंने लोन परफॉर्मेंस वाले पर फोकस किया। तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट लोन परफॉर्मेंस में, ये है इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिस में। दोनों में ही एमपी टॉप पर है, ठीक है, दोनों में ही एमपी टॉप पर है। जब लोन की बात आएगी तो आंध्र प्रदेश सेकेंड आ जाएगा, लेकिन जब इनोवेशन की बात आएगी तो असम सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे। उसके बाद इसी में एक और फिर कौन सा अवार्ड आता है, इसमें ही अवार्ड आ जाएगा हमारा लोन परफॉर्मेंस में यूएलबीज, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन मैं बताऊंगी तो समझ आ जाएगा इसको। मैं अर्बन लोकल बॉडीज में मेगा और मिलियन प्लस सिटीज जो है, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, इसमें एमसीडी यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली का जो है उसको मिला है। फिर ये बृहत बैंगलोर का ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये हो जाएगा हमारा बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, ठीक है। तो ये बीबीएमपी ये हो गया, और तीसरा अहमदाबाद हो गया। तो ये मेगा मिलियन प्लस सिटीज में दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया और अहमदाबाद हो गया, ठीक है। तो एमसीडी, बीबीएमपी और अहमदाबाद मेजर सिटीज वो हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में, ठीक है। तो ये वाले हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उज्जैन है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है टाउन्स में क्या है, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। तो ये जो नवाबगंज म्यूनिसिपैलिटी है, क्या लिखा है, नवाबगंज म्यूनिसिपैलिटी, ये हमारे उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो इसका अवार्ड हमें याद रखना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद एक और है, एक लास्ट कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबीज, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज की हो रही है, अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि। ये वाला लोन परफॉर्मेंस था यूएलबीज का, ये है अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन हो जाएगा। तो इसमें जो मेगा और मिलियन प्लस सिटीज़ का अवार्ड है, ये वाराणसी को मिला है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेगा और मिलियन प्लस सिटीज़ किसको हो गया, वाराणसी को। मेजर सिटीज़ का मिला है झांसी को, और टाउन्स में मिला है सराय अकिल टाउन पंचायत, ये भी हमारा यूपी का है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सब यूपी को ही मिले हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार ऊपर से देखते हैं, ये जो प्रेज अवार्ड्स हैं, अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो इनको एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि वैसे भी बड़ा कंफ्यूजिंग होगा और इसको भूलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो प्रेज अवार्ड्स हैं पीएम स्वनिधि से संबंधित हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में अगर देखें लोन परफॉर्मेंस में, तो लार्ज स्टेट्स में एमपी, फिर आंध्र प्रदेश, स्मॉल स्टेट्स और यूटीज में लद्दाख और पुडुचेरी, हिली और नॉर्थ ईस्ट में असम। स्पेशल अवार्ड, अब यूपी को कहीं तो अवार्ड मिला नहीं, तो यूपी को यहाँ पर दूसरा दे दिया, महाराष्ट्र को पहला दे दिया। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस में लोन परफॉर्मेंस में केनरा बैंक रहा। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो लोन परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश आंध्र था, इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस में मध्य प्रदेश और असम आ गया। यूएलबीज की अगर बात करें लोन परफॉर्मेंस में, तो दिल्ली की है, फिर बेंगलुरु की है, फिर अहमदाबाद की है। फिर ये वाला एक पॉइंट हटा सकते हो कि ये उज्जैन है। टाउन्स में हमारा लोन परफॉर्मेंस में कौन सा अच्छा टाउन है, नवाब। लोन अच्छे से कौन दे पा रहा है, जो खुद नवाब है, नवाबगंज म्यूनिसिपैलिटी यूपी की, ठीक है। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबीज अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि, इसमें मेगा और मिलियन प्लस टाउन, मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज, आई एम रियली सॉरी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसमें वाराणसी का टॉप पर है, मेजर सिटीज़ में झांसी है, फिर टाउन्स में सराय अकिल टाउन है, तो VJS, ठीक है। तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग अचीवमेंट वाले में VJS को मिला है, वाराणसी, झांसी, सराय अकिल टाउन, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद हम आते हैं DAYNUL, इसका जो प्राइज है, अवार्ड है, उसका नाम क्या है, स्पार्क, सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है इसको देख लेते हैं एक बार, क्या है ये। इसमें ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस, इसमें ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस में क्या है, केरला, यूपी और राजस्थान, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट और हिली है वो है हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। यूएलबीज की अगर बात करें, देखो तो ये यूएलबीज जो है, इसमें सब मत लर्न करना, सब कुछ में वरना किचपिच हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कोई यूएलबी है नहीं एज सच, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, मिलियन प्लस सिटीज़ के अंतर्गत जबलपुर और नागपुर है, और ये एंड वाला जो है ये याद रख लेना, ये पौनी है, यूएलबीज में पौनी महाराष्ट्र की, ठीक है। तो
इसमें सबसे कम पॉपुलेशन 50,000 से कम वाले में एकदम औनी पौनी पॉपुलेशन में पौनी को मिला है, ठीक है। तो ये और ये ध्यान रख लेना। आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में मध्य प्रदेश आ गया है। बेस्ट पार्टनरशिप मॉडल फॉर अर्बन लाइवलीहुड्स में उड़ीसा आ गया है। बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेलंगाना आ गया है। ये टॉप वाला मैंने बता दिया, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये DAY एन्युअलम में दीन दयाल हमारी अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो ये जो है इसमें बेस्ट में कौन हो गया, केरला। अर्बन लाइवलीहुड की बात हो रही तो केरला सब में टॉप में आएगा ही। उसके बाद यूपी को दे देते हैं, तो यूपी आ गया, फिर राजस्थान, और फिर नॉर्थ ईस्ट और हिली में हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। बेस्ट ULBs की बात करें तो मेगा प्लस सिटीज में जबलपुर नागपुर दोनों पुरपुर हैं। और सबसे कम 50,000 से कम वाले में औनी पौनी पॉपुलेशन में पौनी महाराष्ट्र का। आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशंस मध्य प्रदेश। पार्टनरशिप मॉडल के लिए ओडिशा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा तेलंगाना है, ठीक है। ये देख लिया। इसके बाद अब हम देखेंगे दूसरी PDF। देखिए, तो अब इसमें हम ये वाला देखेंगे। ये ICICI प्रूडेंशियल ने क्या किया है, लॉन्च किया है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF। तो ऑयल एंड गैस वाला ये लॉन्च करने वाला ICICI पहला बन गया है, ठीक है। तो इसलिए ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि भारत जो है ये साइन करेगा बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अग्रीमेंट, BBNJ अग्रीमेंट, ठीक है। इस अग्रीमेंट को हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, जिसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज जो है वो करवाता है इस ट्रीटी को, ठीक है। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि जो भी मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको थोड़ी सा उससे संबंधित प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा सके, ठीक है। देन इंडिया किसको ज्वाइन कर रहा है, BBJN अग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद ये दो चीजें हैं हमारी भगवान से रिलेटेड। ये देख लो, लाओस ने रिलीज किया है वर्ल्ड का पहला रामलला, अयोध्या वाले रामलला का स्टैम्प। फर्स्ट एवर किसने किया है, लाओस ने किया है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये है हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल विराट रामायण मंदिर। ये कहाँ बन रहा है, ईस्ट चंपारण बिहार में। तो ईस्ट चंपारण बिहार में बन रहा है हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल विराट रामायण। और लाओस ऐसा देश है जिसने पहला स्टैम्प रिलीज किया है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट छोटा सा है, ये क्या है, अब ये जो थोड़ी सी फर्जी की न्यूज़ रहती है वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए बस इसको ऐड किया है। टर्की की पार्लियामेंट ने अप्रूव क्या कर दिया है, एक स्ट्रे डॉग यूथनेशिया लॉ की, ठीक है। जो ये कुत्ते रोड में घूमते रहते हैं इनसे संबंधित यूथनेशिया लॉ को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। देन एक ये है, साउथ अफ्रीका ने एनैक्ट किया है हिस्टोरिक क्लाइमेट लॉ, ठीक है। तो क्लाइमेट लॉ को एनैक्ट किया किसके द्वारा किया गया है, साउथ अफ्रीका के द्वारा। देन फिर ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हमने देख लिए। एक ये आता है, अब ये डेनमार्क क्या करेगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा, ये पहला देश बनेगा जो पहला देश जो कार्बन टैक्स लाइव स्टॉक पर लगाएगा, ठीक है। ये जानवरों पर, गायों पर क्या लगाएंगे, कार्बन टैक्स लगाएंगे, क्योंकि इनसे एमिट होते हैं, इनसे कार्बन एमिट होता है, ठीक है। डेनमार्क का हमने कल वाले उसमें क्या देखा था, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था ये भारत के साथ, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक अग्रीमेंट किए हैं कि रिवर्स को क्लीन करेंगे। भारत में ये अग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं, इंडिया के साथ अग्रीमेंट था, ठीक है। अग्रीमेंट का नाम था स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स को लॉन्च करेंगे और नदियों को साफ करने में वो करेंगे। वाराणसी में लॉन्च किया गया था बस डेनमार्क का, ये वाला पॉइंट हमने कल देखा था। देन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई। तो ये सब अनोखे काम चीन ही कर पाता है। कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है, चीन ने बनाई है, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद अफगानिस्तान को के लोगों का ढंग से लोग रह सकें, उनके साथ गलत ना हो, इन सब के लिए अब UN कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। तो इसने क्या किया था, कतर के दोहा में एक मीटिंग रखी थी, एक सम्मेलन रखा था, ठीक है। तो तालिबान भी उसमें मान गया था, तालिबान भी आया था, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसका कुछ ऐसा खास निष्कर्ष निकल नहीं पाता है। तो UN ने कहाँ पर तालिबान से संबंधित अफगानिस्तान के लिए कहाँ रखा था, कतर के दोहा में, ठीक है। उसके बाद इजराइल ने क्या किया, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, ये सब आप लोगों को पता ही है। इजराइल ने क्या किया, UNRWA इसको क्या कर दिया, इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसने इसको
बैन कर दिया। इसराइल की पार्लियामेंट को बोलते क्या है? इसराइल की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेसेट। नेसेट की स्पेलिंग क्या है? नेसेट की स्पेलिंग के से है, ठीक है, KNESS कर, ठीक है, नेसेट है। तो इन्होंने क्या किया, UNRWA को बैन कर दिया इसराइल में काम करने से, और साथ में इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक UN के द्वारा अंतर्गत ये कार्य करने वाली एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। तो इस एजेंसी को इसराइल ने बैन किया और साथ में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, जन औषधि केंद्र आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। ये इंडिया का पहला ओवरसीज यानी कि भारत के बाहर जन औषधि केंद्र कहाँ खुला है? मॉरिशस में। कहाँ खुला है? मॉरिशस में। तो ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो जन औषधि केंद्र ओपन कहाँ हुआ है? मॉरिशस में। देन उसके बाद हुआ क्या, ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये बनने की बात हुई थी, ठीक है। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसमें फिलीपींस को क्या कहा गया है? फिलीपींस को सेलेक्ट किया गया है, ये होस्ट करेगा बोर्ड ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। तो बोर्ड इसका लॉस एंड डैमेज फंड का इसको फिलीपींस सेलेक्ट करेगा। देखिए ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, सिर्फ वही चीज़ें कर रहे हैं जो आपके लिए रेलेवेंट हैं और जिससे आपका प्रीलिम्स में काम आ सके। ज़्यादा डिस्कशन में आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। उसके बाद ये BBVA कोलंबिया एंड IFC ने इशू क्या किया है? वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब ये है क्या? तो दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया है? सबसे पहला दुनिया का बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड इशू किया है। IFC क्या है? ये जो वर्ल्ड बैंक की शाखा है, क्या नाम है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये कोलंबिया में फाइनेंशियल चीज़ों से संबंधित, फॉरेन इन्वेस्टर से संबंधित या फिर फाइनेंशियल सिस्टम से कोलंबिया के संबंधित BBVA कोलंबिया और ये इन दोनों ने मिलकर पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड शुरू किया है, ठीक है, जारी किया है। उसके बाद एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डायबिटोलॉजी में इन्होंने जो काम किया है उसके लिए, ठीक है। देन भारत जो है इसका उद्देश्य क्या है? 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा भारत। क्या बन जाएगा? 30 ट्रिलियन 2047 तक। और ये प्लान जो है ये नीति आयोग के विजन फॉर विकसित भारत एट 2047 के अंतर्गत ये बात की गई है, जो नीति आयोग ने अपना प्लान दिया है। साथ में इसके हिसाब से होगा क्या कि जो पर पर्सन जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 18,000 पर ईयर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट की तरह याद रख लेना। उसके बाद इंडिया में वर्तमान में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कितनी? 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और इसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अलग अलग प्रकार होते हैं। 35 कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक मिक्स्ड है। एक जो मिक्स्ड है वो है कंचनजंगा, ठीक है। तो ये जो 35 कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें सबसे रीसेंट जो ऐड हुई है वो है मोइडम्स, माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, 2024 में ऐड हुई है। तो 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स याद रखना, 35 7 और 1 का रेशियो है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने साडो गोल्ड और सिल्वर माइंस जापान की जो है उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत ऐड किया है। देन उसके बाद इंडिया जो है ये एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इस यहाँ पर 2024 से 25 के बीच में जो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है उसको इंडिया लीड करेगा, ठीक है। इंडिया और यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इनके बीच में इससे संबंधित अग्रीमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी यूके में कौन आ गए हैं? कीयर स्टारमर, ठीक है। और रेचल रीव्स यहाँ की कौन बन गई है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच में क्या हुआ? पहला कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट हुआ। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में भारत ने किसके सबसे साथ पहला किया है? ताइवान के साथ। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किसके साथ किया है? यूएस के साथ। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव यूके के साथ, ठीक है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनॉग्रेट किया भारत का 5वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ये कौन सा है? आइजॉल में, ठीक है। आइजॉल में 5वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन्होंने ये लॉन्च किया। देन उसके बाद इसमें अच्छा ये सुन लीजिए, ये आइजॉल पड़ता कहाँ है? आइजॉल हमारा मिजोरम की कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर कोल और माइंस के हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने लॉन्च किया वृक्षारोपण अभियान, ठीक है। अब ये वृक्षारोपण अभियान सब लोग शुरू कर रहे हैं कुछ ना कुछ। मोदी जी के शुरू करने के बाद 5 जून के बाद से
पेड़ लगाओ कैंपेन के बाद से सब कर रहे हैं। तो ये PSU है, तो इसमें इन्होंने शुरू किया वृक्षारोपण अभियान एट भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद में इन्होंने ये शुरू किया। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम जो कैंपेन है, इसके परिणाम स्वरूप सब लोग अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं। अक्रॉस साइमल्टेनियसली ये कंडक्ट हुआ बहुत सारी जगहों में, ठीक है। तो ये मोदी जी ने स्टार्ट किया, उसके बाद हर जगह ये हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल्स का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। दरबार जो था वो गणतंत्र बन गया है, गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल अशोक मंडप। अशोक हॉल से तो अशोक मंडप हो गया, दरबार हॉल याद रखिएगा गणतंत्र मंडप हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल 11.8 किलोमीटर्स का कौन सा है, थाने बोरीवली टनल। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, थाने बोरीवली ट्विन टनल कहाँ है, महाराष्ट्र में। डेवलप कौन करेगा, वहाँ की मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल 11.8 किलोमीटर्स का। उसके बाद आइजॉल में क्या हुआ, 500वां रेडियो वाला हुआ। साथ में अब आइजॉल जो है एक चीज़ और हो गई है, आइजॉल जो है ये रेल लिंक से जुड़ जाएगा। अभी तक इससे पहले क्या था, नॉर्थ ईस्ट में रेलवेज नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब धीमे धीमे रेलवेज का जो लिंक है, रेल लिंक जो है वो पहुंच रहा है। तो सबसे पहले कौन हुआ था, गुवाहाटी को ज्वाइन किया गया था, फिर शिलोंग, फिर इम्फाल, और चौथा हमारा आइजॉल बन गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बैराबी साइरंग न्यू लाइन रेलवे प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसी के माध्यम से ये जुड़ जाएगा आइजॉल। बैराबी साइरंग न्यू लाइन रेलवे प्रोजेक्ट ये मिजोरम को बाकी देश से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना, बैराबी साइरंग। उसके बाद एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है ये बेसिकली करेगा क्या, यूज़ होगी टेक्नोलॉजी फार्मर्स की लाइव्स को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो फार्मर्स की लाइफ में भी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इसके 2 फाउंडेशनल पिलर्स हैं, एक है एग्री स्टैक, एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में क्या आएगा कि फार्मर्स की रजिस्ट्री होगी, विलेज लैंड मैप्स की रजिस्ट्री होगी, क्रॉप जो सो कर रहे हैं उसकी रजिस्ट्री करेंगे, तो सब कुछ डिजिटलाइज करेंगे। उसके बाद कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, इनको मॉनिटरिंग हो सकेगी, डेटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। वेदर सैटेलाइट डेटा इकट्ठा होगा, क्या डेटा है वाटर अवेलेबिलिटी से संबंधित। तो कुल मिलाकर इसके माध्यम से भी किसानों का सहयोग हो सकेगा, ठीक है। तो आइए एक बार ऊपर से देख लें। तो ये क्या था, ICICI ने क्या किया है, ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है। उसके बाद इंडिया क्या किससे जुड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अग्रीमेंट से, ठीक है। इसको हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। इससे यूनियन कैबिनेट ने कह दिया है कि इंडिया इसको साइन करेगा। लाओस ने भगवान राम पर, लॉर्ड राम पर या फिर राम लला की जो छोटी मूर्ति है उस पर दुनिया का पहला स्टैम्प जारी किया है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ बनेगा, विराट रामायण मंदिर ईस्ट चंपारण बिहार में। टर्की क्या करा है, कंट्रोवर्शियल डॉग यूथेनेशिया लॉ को पास कर दिए हैं। साउथ अफ्रीका ने क्लाइमेट चेंज एक्ट लेकर आए हैं। उसके बाद डेनमार्क पहला देश बनेगा दुनिया का जो कार्बन टैक्स किस पे लगाएगा, लाइफ स्टॉक पे। चीन ने कार्बन फाइबर की हाई स्पीड ट्रेन बनाई है। उसके बाद दोहा में किससे संबंधित हुई है, दोहा कतर में UN टॉक्स चल रही थी, अफगानिस्तान तालिबान से संबंधित, वो एंड हुई। उसके बाद इजराइल ने UNRWA को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिए हैं। जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खुला, पहला जो दुनिया में, जो भारत के बाहर पहला था। जो फिलीपींस है या फिलीपींस, ये सेलेक्ट हुआ है बोर्ड ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड को का हेड, उसको होस्ट करेगा। उसके बाद IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ये BBVA कोलंबिया दोनों क्या इशू करेंगे, पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड। जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डायबिटोलॉजी में मिला। भारत 30 ट्रिलियन कब तक हो जाएगा, 2047 तक। नीति आयोग का जो विजन है, विजन फॉर विकसित भारत 2047 तक का, इसके अनुसार भारत में एवरेज इनकम प्रति व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 18,000 USD पर ईयर। 43 हेरिटेज साइट्स हैं भारत में, 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है। लेटेस्ट मोएडम्स है असम का। साडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस जापान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड हो गई हैं। भारत लीड कर रहा है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर को 2024-25 के लिए। UK के साथ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव किए हैं, US के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट किए हैं, ताइवान के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर किए हैं।
500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आइजॉल में बन रहा है। आइजॉल चौथा नॉर्थ ईस्ट का राज्य बन गया है जिससे जो रेल लिंक से जुड़ेगा। वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद से, और इसको साइमल्टेनियसली मोदी जी के बाद हर जगह बढ़ाया गया। राष्ट्रपति भवन के जो हॉल्स हैं, दरबार हॉल गणतंत्र मंडप हो गया है, अशोक हॉल अशोक मंडप हो गया है। थाने बोरीवली ट्विन टनल इंडिया का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल है, 11.8 किलोमीटर्स का। महाराष्ट्र में आइजॉल चौथा बन गया है, गुवाहाटी शिलोंग इम्फाल के बाद। बैराबी सायरन न्यू रेलवे प्रोजेक्ट जो है इसके माध्यम से भारत के अन्य भाग से ये जुड़ेगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एग्री स्टैक के अंतर्गत रजिस्ट्री वगैरह की जाएगी। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत सारा उनको डेटा वगैरह की उपलब्धता करवाई जाएगी। कुल मिलाकर किसानों की जो लाइव्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर उसको और सहज और सुलभ बनाया जाएगा। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट, ये FAO ने जारी किया है, ये मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। थोड़ा सा इसकी डिटेल्स हम देखेंगे आज। स्टेट ऑफ द वर्ड्स फॉरेस्ट FAO, ये जो है इसमें क्या बताया गया कि जो रेट है डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है, जो वनोन्मूलन का जो रेट है वो कम हुआ है, लेकिन रिपोर्ट ने फिर वार्निंग भी दी है कि इसका जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो अगर एक स्टेटमेंट आ जाए कि रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कम हुआ है ग्लोबली, तो हाँ कम हुआ है, इतने प्रयास कर रहे हैं तो रेट कम हो गया है, लेकिन कर तो रहे हैं ना डिफॉरेस्टेशन फिर भी। 2020 में ग्लोबल फॉरेस्ट कवर जो था ये अप्रॉक्सीमेटली 4.1 बिलियन हेक्टेयर्स या फिर 31% ऑफ द लैंड एरिया था, ठीक है। उसके बाद 54% जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है वो कहाँ है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज़्यादा रशिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर कनाडा, US, चाइना। तो RBC, ठीक है, तो ये रॉयल RBC सॉरी वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB होता है। चलो, तो ये RBC क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स, रशिया ब्राज़ील कनाडा, तो रशिया ब्राज़ील कनाडा है, उसके बाद US और चाइना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है वर्ल्ड में हमारे फॉरेस्ट का, तो ये ऑर्डर हमको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के हिसाब से पूछा जा सकता है। रशिया ब्राज़ील कनाडा, ठीक है, ये कनाडा है, उसके बाद US और चाइना, ठीक है। इसके अलावा 10 और कंट्रीज जो हैं वो लगभग 2/3 ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का फॉर्म करती हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं उसमें, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्गो, इंडोनेशिया, पेरू, भारत। तो इन 10 में भारत भी है, तो ये तो ऊपर की हो गई 5, ठीक है। उसके बाद अनदर 10 जो है उसमें भारत भी आ जाएगा। उसके बाद 10 कंट्रीज जहां पर एनुअल गेन देखा गया है फॉरेस्ट एरिया में 2020 में, तो उसमें चाइना भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और भारत भी है, US भी है, ठीक है। तो सबके नाम नहीं याद रखने हैं, तो चाइना, US, इंडिया ये है इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, याद रख लेना। उसके बाद ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको मिला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को, ये मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या है, नीति आयोग ने अनवील किया है गियर शिफ्ट चैलेंज। तो गियर शिफ्ट चैलेंज नीति आयोग का है, इससे क्या होगा, ये ट्रक के लिए बेसिकली जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन, ठीक है। तो जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन का ये इनिशिएटिव है कि कुल मिलाकर उससे कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके, ट्रक्स के लिए नीति आयोग ने शुरू किया है। देन अगला पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स UNDESA, इसने रिलीज किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जो पॉपुलेशन ट्रेंड जो है कंट्रीज में वो बताएगा। तो इसको हमें अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ये इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ठीक है। तो अब वो तो बढ़ती रहेगी, अगले 50-60 सालों तक बढ़ेगी और 2080 तक जाकर अपने पीक पर पहुंच जाएगी। लगभग कितने हो जाएंगे हम लोग, 10.3 बिलियन हो जाएंगे 2080 तक, 2080 के दशक में, ठीक है। जो फिलहाल हम कितने हैं, 8.2 बिलियन पहुंच गए हैं 2024 में, और 2080 के मध्य तक हम कहाँ आ जाएंगे, 2080 के दशक में 10.3 पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि एक बार पीक पर जब कोई चीज़ पहुंच जाती है तो उसको नीचे गिरना ही पड़ता है, तो पीक पर जाने के बाद धीमे धीमे ग्रेजुअली डिक्लाइन होगी, ठीक है। और सेंचुरी के खत्म होने तक इसमें हम डिक्लाइन देखेंगे। जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है वर्तमान में, ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है 2.25 लाइव बर्ड्स का पर वुमेन, ठीक है। जो 1990 में कितना था, 3.31 था, तो फिलहाल 2.25 है, ये याद रख लेना। उसके बाद एक पॉइंट ये आ जाता है कि आधे से ज़्यादा जो विश्व की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है वहाँ पर
जो रिप्लेसमेंट लेवल बोला जाता है ना 2.1 का, उससे कम देखने को मिलता है। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा जन्म के समय पर अगर हम देखें तो वो 2024 में 73.3 वर्ष पहुंच गई है, जबकि 95 में काफ़ी कम थी, तो उससे हम लगभग 8.5 साल बढ़कर आ गए। ठीक है। 2054 तक ये और बढ़ेगी और कितनी पहुंच जाएगी, 77 वर्ष के लगभग, 77.4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल 2024 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है, 73.3 ईयर्स। ठीक है, कि एक इंसान अगर पैदा हुआ है तो वो कब तक जिएगा, 73 सालों तक जी रहा है वो, 73.3 ईयर्स तक। 2054 तक ये कितना पहुंच गया है, 77.4 ईयर्स तक पहुंच जाएगा। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2024 में कहा गया ये है 1.45 बिलियन, और ये पीक पर कब पहुंचेगी, 2054 में 1.69 बिलियन हो जाएंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये यूएन डेसा का पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित डेटा है। पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है ये अभी ग्रो कर रही है, 2080 के दशक तक अपने पीक पर पहुंचेगी। ठीक है। उसके बाद फिर डिक्लाइन होगी। वर्तमान में 8.2 बिलियन है 2024 में, और मिड 2080s में कितनी पहुंचेगी, 10.3 बिलियन। ठीक है। फिर उसके बाद डिक्लाइन करेगी, सेंचुरी के एंड तक हम देखेंगे कमी आएगी। ग्लोबल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये कितनी है, 2.25 लाइफ बर्थ है, तो पहले से सुधार हुआ है इसमें। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है, 73.3 ईयर्स 2024 में, और 2054 तक कितना हो जाएगा, 77.4 ईयर्स। भारत अगर हम देखें तो 1.45 बिलियन पॉपुलेशन के साथ अभी सबसे आगे चल रहा है। उसके बाद पीक इसकी कब करेगी, 2054 में 1.69 बिलियन हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा डेटा है, देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद एक्स, यानी कि जो पहले जिसको ट्विटर कहते थे, ट्विटर में सबसे ज़्यादा फॉलोअर कौन है, मोदी जी, 100 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। उसके बाद पीछे आते हैं जो बाइडन 38 मिलियन के साथ, फिर आते हैं ये रेसिप तैयब एर्डोगन, तुर्की के। ठीक है। तो मोदी जी सबसे आगे हैं, फिर जो बाइडन थे, उसके बाद ये टर्की के रेसिप थे। ठीक है। तो इन लोगों को याद रखना, मोदी जी टॉप पर हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे आखिरी ये यहाँ पर ये जितने लोग हैं, ये तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवीं पे हैं मेलोनी। ठीक है। उसके बाद INS दिल्ली, वही जो इंडियन नेवी और जर्मनी के बीच में हुआ था नेवल एक्सरसाइज, तब INS दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया था, याद आया, पिछले वाले में देखा था हमने। तो इसको बेस्ट शिप, ईस्टर्न फ्लीट के बेस्ट शिप के रूप में अवार्ड किया गया है। ठीक है। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 जो विशाखापट्टनम में हुए, इसमें इसको ये अवार्ड मिला है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मानस, मानस क्या है, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। ठीक है। तो ये हमारी एक हेल्पलाइन शुरू की गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ये अपनी तरह की पहली हेल्पलाइन है मानस। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। नासा का एक चापिया मिशन है, इसने 4 लोगों को भेजा था। अब ये नासा के पास कोई काम नहीं है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये 4 लोग काफ़ी टाइम से रह रहे थे ऐसी कंडीशंस में जैसे मार्स में जो स्थितियाँ हैं। ठीक है। तो ये जो चापिया मिशन है, इसके अंतर्गत लोग मार्स लाइक कंडीशन में एक जगह बंद होकर रह रहे थे, तो ये नासा का चापिया मिशन था। ठीक है। तो बस इतना याद कर लो। देन अगला क्या था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है, इसमें बांग्लादेश अभी रिसेंटली ऐड हो गया है 5वें मेंबर के रूप में। ठीक है। और साथ में इसकी अभी एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, तो वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट 2025, देखो कुछ चीज़ें जो हम जनरली शायद करंट अफेयर्स में ना पढ़ें, लेकिन टर्म्स और ये सब बहुत चर्चा में रहता है, तो यूपीपीसीएस पूछ लेता है। तो प्रोजेक्ट 2025 यूएस से रिलेटेड है, और इसमें बेसिकली ये है क्या, तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली बात क्या करता है कि यूएस में राइट विंग पॉलिसीज़ को बढ़ावा मिलेगा, और इस तरीके से जब इलेक्शंस आते हैं, तो ऐसा पहले भी हो चुका है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 2025 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एम क्या कर रहा है कि प्रमोट हो यूएस में कंजर्वेटिव राइट विंग पॉलिसीज़। ठीक है। तो वहाँ की यूएस की जो पॉलिटिक्स है उससे संबंधित है, और फिर नए प्रेसिडेंट चुनकर आएंगे तो उससे रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर डिटेल नहीं देखना है, बस प्रोजेक्ट 2025 यूएस का है, ये देख लो फिलहाल। उसके बाद झारखंड की जो ये माइका माइंस हैं, यहाँ पर कह दिया गया है चाइल्ड लेबर फ्री हो गई है, इनको डिक्लेयर कर दिया गया है, चाइल्ड लेबर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उसके बाद ये आता है डिजिटल भारत निधि। देखिए जो USOF था, ये USOF इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसकी जगह पर अब इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है, एक डिजिटल भारत निधि बना दी गई है
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के माध्यम से। इसमें होगा क्या, कुल मिलाकर ये रूरल और रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर टेलीकॉम सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही थी, तो इस निधि के माध्यम से, इस फंड के माध्यम से उसको पहुँचाना और ईजी किया जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम देख लेते हैं। ये इफेक्टिव कब से होगा, 1 जुलाई से इफेक्टिव है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितनी भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं थर्ड पार्टी ऐप से, ये BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम से रूट होकर जाएंगी, ठीक है। ये NPCI के द्वारा इसको वो लाया गया है और इसका कॉन्सेप्ट RBI ने दिया था, ठीक है। देन अगला आता है ये निर्माण, ठीक है। ये फुल फॉर्म क्या है, नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया बिल, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने इस बिल को पास कर दिया है। नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया बिल यूपी का है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें है क्या, बेसिकली यूपी का जो ये निर्माण बिल है ये अट्रैक्ट क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अब इसमें नाम ही में आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में करेगा। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कुल मिलाकर देश की राज्य की सहायता करेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, 4 स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स स्टेट के अक्रॉस बनाए जाएंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके, ठीक है। और ये ऑलरेडी गुजरात, राजस्थान जैसे जगहों में इम्प्लीमेंटेड है, हमारे यहाँ इसको लाया जा रहा है। साथ में ये हो गया। उसके बाद ये देखो, ये अब इसके जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनेंगे, ये कहाँ कहाँ बनेंगे, सेंट्रल यूपी में उन्नाव वाला क्षेत्र, वेस्ट यूपी में अलीगढ़, ठीक है, ईस्ट यूपी में प्रयागराज और चित्रकूट, और बुंदेलखंड में झांसी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनेंगे, उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए है। उसके बाद सेम यहाँ पर दूसरी चीज़ मैंने लगा दी है, निर्माण पोर्टल। तो अब हम सोचेंगे निर्माण पोर्टल क्या है, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो निर्माण पोर्टल बेसिकली शुरू किया गया है भारत सरकार के मिनिस्टर के द्वारा, अभी इसको लॉन्च किया गया था। इसमें जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हैं तो मेंस में फिर उनको सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो ये यूपीएससी पोर्टल वाला, निर्माण पोर्टल वाला यूपीएससी एस्पिरेंट्स से संबंधित है, उनको सहयोग किया जाएगा, ठीक है। देन अब ये क्रिमिनल लॉज पे आए हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं उनको देखें, उससे पहले हम ये ऊपर वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये था स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, 31% लैंड एरिया जो है, या फिर 4.1 बिलियन जो है, ये हमारा अभी ग्लोबल एरिया कवर्ड है, फॉरेस्ट के अंदर है। उसके बाद RCB टॉप कंट्रीज़ हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, US और चाइना, 54% इन्हीं के पास है। अगली 10 के पास 2/3 है। बाकी 10 जो हैं, इनमें से 10 जो हैं उन्होंने एनुअल गेन्स देखे हैं, जिसमें चाइना भी है, US भी है और हमारा इंडिया भी है। स्पाइसेस का जो रिसर्च है, इसको मिला है बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड, हम ये देख चुके हैं। गियर शिफ्ट किसका चैलेंज है, नीति आयोग का, ट्रक से संबंधित है। UN डेसा की ये जो रिपोर्ट है, इसके हमने पॉइंट्स ऑलरेडी देख लिए हैं, तो इसको बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। मोदी जी सबसे ज़्यादा फॉलोड है, फिर बाइडेन है, फिर रिसेप तैयब है। INS दिल्ली को ईस्टर्न फ्लीट का अवार्ड मिला है, बेस्ट शिप ईस्टर्न फ्लीट में। मानस क्या है, ये नारकोटिक्स ब्यूरो से संबंधित हेल्पलाइन है। ये चापिया मिशन नासा का है। आर्टिफिशियल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मार्स की तरह। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, ठीक है। उसके बाद कोलंबो में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कौन हो गया है, बांग्लादेश 5वां बन गया है। प्रोजेक्ट 2025 अमेरिका से संबंधित है। राइट विंग पॉलिटिक्स से झारखंड, माइका माइंस जो हैं इनको डिक्लेयर कर दिया गया है लेबर फ्री। डिजिटल निधि, भारत निधि, ये हेल्प करेगी रूरल और रिमोट एरियाज़ में टेलीकॉम सर्विसेज की रीच बढ़ाने में, ठीक है। इस निधि का प्रयोग, इस फंड का प्रयोग उसमें किया जाएगा। BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, जितने भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स वगैरह होंगी सब इसके थ्रू होकर जाएंगी। उसके बाद ये NPCI के द्वारा चालू किया जाएगा। निर्माण किस किया है, नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया बिल, ये यूपी कैबिनेट ने पास कर दिया है। इसके अंतर्गत 4 इन्वेस्टमेंट रीजन उत्तर प्रदेश में जो बनाए जाएंगे, वो सेंट्रल में उन्नाव, वेस्ट में अलीगढ़, ईस्ट में प्रयागराज, चित्रकूट, बुंदेलखंड, झांसी में, ठीक है। निर्माण पोर्टल UPSC एस्पिरेंट से संबंधित है। उसके बाद 1 जुलाई से ये चीज़ और हो रही है कि क्रिमिनल लॉज, जो 3 नए लॉज हैं वो लागू हो गए हैं, ठीक है। तो ये डेट कब से क्या लागू हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पहले क्या चलता था, पहले चलता था IPC, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से।
आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 का। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, इसको रिप्लेस किसने कर दिया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, इसको किसने रिप्लेस कर दिया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की तो हिंदी हो गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन पीनल कोड हमारा न्याय संहिता हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हमारे जो सेक्शंस हैं वो देखना हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। तो क्या होगा? इट विल हैव 358 सेक्शंस। अभी तक आईपीसी में लगभग 511 सेक्शंस थे, अब भारतीय न्याय संहिता में 358 हो जाएंगे, कम हो गए हैं। उसके बाद सीआरपीसी में 484 सेक्शंस थे, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसमें बढ़ गए हैं, 531 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में 166 थे, अब कितने हो गए हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 हो गए। तो कुल मिलाकर आईपीसी से बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में कम हुए, बाकी दोनों में बढ़े। एक बार नंबर्स देख लेना, इन फिगर्स को इतना नहीं रटना है, बस एक बार देख लेना। हुआ क्या था, शुरुआत कैसे हुई थी? जो सेंटर है इसने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 11 अगस्त को पिछले साल, यानी कि 2023 में इसको बिल लेकर आए थे। और फिर इसको 31 मेंबर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था कि तुम भाई रिव्यू करो। तो उसको रिव्यू किसने किया था? बीजेपी के एमपी थे ब्रिजलाल ने इसको रिव्यू किया। फिर बाद में रिवाइज बिल्स फिर से इंट्रोड्यूस हुई और उसको अमित शाह ने, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। 12 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया था और 25 दिसंबर को ये पास हो गई थी। ठीक है, 25 दिसंबर को ये फाइनली अमित शाह ने बेसिकली अमित शाह ने 12 दिसंबर को पेश किया था और उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट जो है वो 25 दिसंबर को मिल गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर 25 दिसंबर 2023 को हो गया था फाइनल और 1 जुलाई को ये लागू हो गई। ठीक है, अब कुछ सेक्शंस हम देखेंगे, वैसे तो क्योंकि मैचिंग में पता चले कुछ सेक्शंस ही पूछ ले। तो मर्डर का सेक्शन जो 302 की धारा के तहत बोलते थे ना, अब वो क्या हो गया? 103 हो गया, 302 से 103 हो गया बीएनएस में। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की जो धारा थी वो 109 हो गई। और ये आईपीसी के 375 के अंतर्गत रेप होता था, अब किसके अंतर्गत आ गया? बीएनएस के 63 के अंतर्गत। फिर 420 चीटिंग, 420 के नंबर से अब ये 318 हो गया। तो एक बार इस नंबर्स के बीच में सिंक बैठा लो ताकि हो जाए, याद हो जाए। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर क्या हुआ? जो फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, इसने अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट निकाला है फोनास से संबंधित। और भारत ने हिस्ट्री क्रिएट क्यों कर दी है? कि भारत पहला देश बन गया है जिसने अपनी जितनी भी उनका फोना है उससे रिलेटेड एक चेकलिस्ट निकाल ली। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फोना होता ही है, फ्लोरा एंड फोना ज़रूर सुना होगा बचपन में। तो कुल मिलाकर जितने भी ये पशु पक्षियाँ हो गए वो हमारे फोना में आ गए। उसके बाद ये क्या हुआ है? HCL की जो ये है रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। वैसे तो हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देखते रहते हैं, लेकिन ये HCL की जो है रोशनी नाडर, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो ये पॉइंट एक देखने वाला हो जाता है। उसके बाद 102 इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, 102nd इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस, ये हुई कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। 2025 जो है ये हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। तो ये वाला पॉइंट याद रख लेना, ये गांधीनगर में हुई 102 इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की जो कॉन्फ्रेंस थी सहकार से समृद्धि। ठीक है, अमित शाह ने इसको इसके चीफ गेस्ट रहे। देन उसके बाद एक ये याद रख लेना, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये नेपाल में है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद हुआ क्या? सेंट्रल रेलवे जो है इसने इंस्टॉल किया है फ्लोटिंग सोलर पावर। ये इगातपुरी लेक में किया है जो वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है और इंडियन रेलवेज के द्वारा ये अपने तरह का पहला प्रयास है। सेंट्रल रेलवे ने इगातपुरी लेक में पहला सोलर पावर प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको देख लें। बाकी हमने अभी जैसे ऊपर भी देखा था, यूपी ने कहाँ पर किया है देखा था कि नहीं? तो ये सिमिलरली ये इगातपुरी जो है
ये पड़ता है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर रेलवेज के द्वारा किया गया। उसके बाद जो अर्मीनिया है, आपने पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। अर्मीनिया जो है इसने भारत के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ रहा है, हमने देखा था कि नहीं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का अर्मीनिया सदस्य था, तो इससे अर्मीनिया ने बाहर होने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, बस क्योंकि अर्मीनिया और अजरबैजान के जब का विवाद हुआ तो फिर अर्मीनिया को गुस्सा आ गई कि हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, रशिया ने साथ नहीं दिया, तो अब क्या फ़ायदा हमें इसमें रहकर, इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बाहर हो रहे हैं। अब जैसे रीजन आ जाता है नगोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है इसी से संबंधित विवाद था अर्मीनिया और अजरबैजान का। फिर हम देखते हैं यूनेस्को ने अप्रूव किए हैं 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स, 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स 11 कंट्रीज़ में, जिसमें से बेल्जियम, गाम्बिया पहली बन गई हैं। ट्रांस बाउंड्री यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और वर्तमान में कितने हो गए? 759 बायोस्फीयर रिजर्व्स की साइट हो गई। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में 759 साइट्स हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने क्या इनॉग्रेट किया है? फोटोग्राफिक एग्जीबिशन ऑन थाईलैंड इंडिया इंटरवोवन लेगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म। तो थाईलैंड इंडिया इंटरवोवन लेगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म, ये एक तरीके का एग्जीबिशन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। अब वहाँ पर अगर इंटरवोवन लेगेसी स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म दे दिया, इंडिया और थाईलैंड तो नहीं देंगे, तो भारत और थाईलैंड, आपको थाईलैंड में ये हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या? बेसिकली जो भगवान बुद्ध की तरफ जो थाईलैंड के लोग हैं उनकी जो श्रद्धा है उसको एक तरीके से डिपिक्ट किया गया। लाओस ने क्या किया? अभी हमने ऊपर क्या देखा? रामलला का स्टैंप निकाला। थाईलैंड ने बुद्धिज्म से रिलेटेड एक एग्जीबिशन किया। ठीक है, अब एक ये पॉइंट आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा। जैसे ये एनसीआर है दिल्ली का, वैसे ही ये स्टेट कैपिटल एससीआर बनेगा। ठीक है, तो इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। 3 करोड़ की पॉपुलेशन होगी इस क्षेत्र में, 3 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है। ऐसे अगर डिस्ट्रिक्ट लर्न करोगे तो रटते रह जाओगे। तो इनको एक बार देख लो। यहाँ पर ये लोकेशन है, लखनऊ तो हो ही गया। लखनऊ के बगल में एक तरफ आता है हमारा कानपुर, फिर दूसरी तरफ आ जाता है हमारा सीतापुर, फिर ये हरदोई आ जाता है इधर, उसके बाद रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, फिर कानपुर देहात। एक बार हम मैप से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये हो गया हमारा, बीच में जूम कर देखेंगे, ये हो गया हमारा 1 नंबर पर लखनऊ। ठीक है, दूसरा कहाँ आ गया? दूसरा ये ब्लू हो गया हमारा कानपुर। ठीक है, कानपुर नगर हो गया ये। उसके बाद आ गया हमारा तीसरा सीतापुर। ठीक है, उसके बाद चौथा कहाँ आ गया? ये हरदोई आ गया। उसके बाद 5वां का क्या आ गया? रायबरेली। ठीक है, उसके बाद छठा क्या आ गया? बाराबंकी। उसके बाद उन्नाव कहाँ आ गया? ये कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है उन्नाव। ठीक है, और फिर आ गया 8वां हमारा कानपुर देहात। तो ये पूरे जो 8 जिलों का है ये स्टेट कैपिटल रीजन में आएगा। ठीक है, तो इनके एक बार डिस्ट्रिक्ट हमको पता होने चाहिए। उसके बाद एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। आईपीसी किससे हो गया रिप्लेस? भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी किससे हो गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस किससे हो गया एक्ट? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें 358 सेक्शंस हैं, इसमें 531, इसमें 170। ठीक है, सबसे पहली बार 2023 में 11 अगस्त को इसको प्लेस किया गया था। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया था, ब्रजलाल उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर से इसको प्लेस किया गया था अमित शाह के द्वारा दिसंबर 12 को, और फिर फाइनली 25 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया था। मर्डर का सेक्शन क्या है? 103 हो गया है 302 से। अटेम्प्ट टू मर्डर का 109 हो गया है 307 से। रेप का 63 हो गया है 375 से। चीटिंग का 318 हो गया है 420 से। ठीक है, फौना को काउंट करने वाला भारत पहला बन गया है। उसके बाद HCL की ये जो रोशनी नाडर है, इनको क्या मिल गया है? हाईएस्ट सिविलियन फ्रांस का। ठीक है, उसके बाद 102वां इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस गांधीनगर गुजरात में हुई। अमित शाह जी ने इसके चीफ गेस्ट थे। फिर अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ का है? नेपाल का। उसके बाद सेंट्रल रेलवे ने इगातपुरी लेक में जो वेस्टर्न घाट्स में है, यहाँ पर सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है। अर्मीनिया ने कह दिया है कि हम CSTO से अब हट रहे हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से हम हट रहे हैं। यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट कर दिए हैं, जो 759 साइट्स हो गए हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद
थाईलैंड में क्या हुआ, इंटरवोवन लेगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म, ये हुई एक एग्जीबिशन। ये यूपी स्टेट कैपिटल रीजन जो है ये देख लेना, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके बस। तो इतना हो गया है हमारा, नवंबर के करंट अफेयर्स बचे हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पर भी शेयर करती रहूँगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। एंड अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।